सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज का हमारा विषय है जीएसटी की मार, कौन नहीं जिम्मेदार। सीधे तौर पर आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ मसला है। जीएसटी के संदर्भ में एक महसूस ऐसा कर रहे हैं कि मानो सरकार ने अपना सारा दमखम लोगों की जेब से पैसा निकालने में ही लगा दिया है। वह देश जिसके संदर्भ में देश में बैठी हुई केंद्र की सरकार ये बता रही थी कि कोरोना काल में हमने कितने उदारवादी तरीके से काम किया, ऐसे उदारवादी तरीके से काम किया कि तकरीबन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन 2 साल तक लगातार उपलब्ध कराया। इसका सीधा सीधा मायने ये था कि इस देश में 80 करोड़ आबादी ऐसे लोगों की मौजूद है जो जरा से संकट में 2 जून की रोटी का इंतजाम भी नहीं कर सकती। गरीबी की रेखा के आंकड़े के तहत भले ही वो संख्या 20-25 करोड़ आती हो, पर सरकार का स्वयं का दावा बताता है अगर 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक मुफ्त राशन बांटने की नौबत आई हो तो बताता है कि देश में आम आदमी की हालत क्या है। तकरीबन 135-140 करोड़ देश की आबादी है अघोषित जनसंख्या के आंकड़े के तहत, तो उसमें आधी से ज़्यादा आबादी की हैसियत ऐसी नहीं है कि कोई मुश्किल समय में वह 2 टाइम के भोजन की भी व्यवस्था कर सके। और ऐसे दौर में सरकार के द्वारा गठित जीएसटी काउंसिल, जिसमें राज्य के प्रतिनिधि भी हैं, केंद्र के भी प्रतिनिधि हैं, मिलकर ये फैसला लेते हैं कि अब हम अनाजों पर भी टैक्स लगाएंगे। अगर आप उन्हें सील बंद करके बेचते हैं तो उस पर टैक्स लगेगा। पनीर, दूध, घी, दही, इन सब पर भी टैक्स लगाया जाएगा। तो सवाल इस बात का है कि जिस देश में सरकार है राज्य के स्तर पर बताती है कि हम पीडीएस सिस्टम के तहत 1 रुपये किलो चावल दे रहे हैं, 1 रुपये किलो गेहूं उपलब्ध करा रहे हैं, विभिन्न वर्ग के लिए हम इतने काम कर रहे हैं, उस सरकार को क्या ये दिखाई नहीं दे रहा है कि इस देश की आम जनता की हैसियत कैसी है जो वह इस प्रकार के फैसले ले रही है। इस फैसले के खिलाफ आज संसद में विपक्ष ने आवाज़ उठाई। उसने बताने की कोशिश की कि केंद्र सरकार के ये फैसले ठीक नहीं हैं। निर्मला सीतारमण जो देश की वित्त मंत्री, उन्होंने तुरंत पलटवार करते हुए ट्वीट किया, संसद में वो थी नहीं क्योंकि कोरोना पीड़ित है, और बताने की कोशिश की कि ये काम मैं पहले थोड़ी कर रही हूँ, तमाम राज्य वैट के तहत पहले भी वसूली कर रहे थे, हमने नहीं रखा था, अब शामिल कर दिया है। लेकिन सवाल इस बात का है, चाहे वो सत्ता पक्ष है या विपक्ष, क्या देश की हकीकत से वाकिफ नहीं है। देश की एक वास्तविक स्थिति यह भी है कि जीएसटी के तहत कलेक्शन जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। कहाँ 1 लाख करोड़ के कलेक्शन के संदर्भ में ही कहा जाता था कि अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, उस देश में अप्रैल में 1,65,000 करोड़ का राजस्व इकट्ठा किया गया। अभी जो जून महीना समाप्त हुआ उसमें भी तकरीबन 1,45,000 करोड़ का भारी भरकम राजस्व संग्रहित हुआ। इसके बाद भी है कि सरकार का मन मानता ही नहीं। हर 3 महीने में जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है और उस बैठक के माध्यम से बताया जाता है कि इन पे छूट थी, अब छूट नहीं रहेगी, इन पे 5% था, अब 12% रहेगा, 12% था, 18% रहेगा। तो सवाल इस बात का है, क्या सरकार को वाकई लग रहा है कि लोगों की जेब में पैसा बहुत आ गया है। इस देश में जो नागरिक रह रहे हैं उनकी जेब में पैसे इतने आ गए हैं कि ना वो जेब में समा रहे हैं ना बैंक में रखे जा रहे हैं। इसलिए जरूरी हो गया है कि सरकार उस पैसे को अपने पास बुला ले और उसके माध्यम से देश के विकास में या अन्य कामों में लगा ले। तो इसी पर हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या इस प्रकार की नीति से और इस प्रकार के निर्णयों से वाकई देश की जनता का भला किया जा रहा है। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय भी कराएंगे। लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कर प्रणाली को लेकर है। हमारा विचार सूत्र ये कहता है कि प्रजानामेव भूत्यर्थ सताभ्यो बलि ग्रहीत सहस्त्र गुण मुत्सु इष्ट मादते हिमरसम रवि। अर्थात जैसे सूर्य 1000 गुना पानी बरसाने के लिए ही पृथ्वी के जल का बहुत कम भाग लेता है, वैसे ही सूर्यवंशी राजा भी अपनी प्रजा के हित के लिए ही प्रजा से बहुत कम मात्रा में कर लिया करते थे। कालिदास जी के द्वारा महाकवि हुए, उन्होंने ये बात कही थी। अब राजा का दौर तो रहा नहीं, अब तो प्रजा के द्वारा चुने हुए लोग ही सत्ता में बैठे होते हैं। तो प्रजा के बीच से आए हुए लोग ही इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, इस प्रकार के फैसले ले रहे हैं। क्या वाकई देश की जरूरत है या कुर्सी पर बैठने के बाद देश की जरूरत और देशवासियों की जरूरत का इन्हें बोध नहीं है। इसकी रोशनी में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ में आनंद माधव जी हैं, प्रवक्ता हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। धीरेन्द्र तायल जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सुमित अग्रवाल जी हैं, सचिव हैं सीआईटी के। और साथ ही आकाश जिंदल जी हैं, जाने माने कर विशेषज्ञ। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत धीरेन्द्र तायल जी से करें उससे पहले एक बयान सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे का, जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। क्या कुछ कह रहे हैं इस मसले पर? जो प्राइस राइज के ऊपर एजिटेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन के ऊपर हो रहा है, और जो अन्याय
छोटे मोटे चीजों पे, जो दूध है, दही है, पनीर है, ये ऐसे चीजों पे, रोजमर्रा चीजें हैं, एसेंशियल कमोडिटीज है, इस पे जो टैक्स, जीएसटी टैक्स उन्होंने लगाया है, उसके बारे में हम अंदर जाकर अपनी बात भी रखेंगे और लड़ेंगे। तो हम बात रखेंगे भी और लड़ेंगे भी। ये 5% का जो जीएसटी लगाया गया है, तेवर साफ है विपक्ष के। हमारे साथ में धीरेन्द्र दायल जी है, उनसे ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। और धीरेन्द्र दायल जी, आपसे ही समझना चाहते हैं, आप तो देश का कल्याण करने के लिए निकले थे। राजनीति आपकी पार्टी के लिए सत्ता का नहीं, सेवा का माध्यम है। ये कौन सी सेवा है जिसके तहत आम आदमी के पेट की रोटी के निकाल कर सरकार अपने राजकोष को भरने की कोशिश कर रही है, ऐसा एक बड़ा वर्ग महसूस कर रहा है। थोड़ा आपके माध्यम से नजरिया आए, आपके इन कोशिशों के संदर्भ में, आपके इन प्रयासों के संदर्भ में, आपके इन फैसलों के संदर्भ में। नमस्कार हिमांशु जी। जी, यही बात बहुत महत्वपूर्ण है कि एक भ्रम सारे देश में फैलाया जा रहा है, जैसे कि एक नया कर, एक नया टैक्स जी, खाद्य पदार्थों पर लगाया गया है। जी, ठीक, और यही बात क्लैरिफाई होने वाली है। इसमें दो इंपॉर्टेंट इशू में जो है वो मैं सामने लाना चाहूंगा। पहली बात तो यही विपक्ष जो आज कह रहा है हम अंदर जाके लड़ेंगे, यही विपक्ष उस जीएसटी काउंसिल में बैठा हुआ था जहां सर्वसम्मति से जो पास हुआ, सब कुछ पास हुआ। और क्योंकि एक टेक्निकल थोड़ा सा इशू है, वो ये है कि जो गारंटीड कॉम्पनसेशन ऑफ लॉसेस बिकॉज ऑफ जीएसटी होना था, वो जून में खत्म हो गया। जी। तो अब जो स्टेट की गवर्नमेंट्स हैं उनको अब हो सकता है कर कम मिले, तो वहां बैठकर जो विपक्ष की सरकारें थी वो और कर को डिमांड कर रही थी, लेकिन बाहर निकल के वो एक डिफरेंट तेवर, एक नया चेहरा, एक अलग चेहरा, दूसरा चेहरा अपना जनता को दिखाना चाहे। जी, दूसरी जो बहुत अहम बात है, जहां ये कहा जा रहा है कि जी शायद एक नया कर लगाया गया, नया कर लगाया ही नहीं गया, ब्रांडेड वस्तुओं पर ऑलरेडी ये कर था। जी, अब वहां पे लीकेज हो रही थी, क्योंकि एक इशू ये है कि ब्रांडेड वस्तु क्या है। तो कुछ लोगों ने क्या किया कि मेरा एक ब्रांड है, उसके आसपास का नाम मैंने लगाया, उसको रजिस्टर नहीं कराया, तो मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं, इसलिए मैं टैक्स नहीं दे रहा हूं। जी, जो लूज आइटम्स हैं उन पे आज भी कोई टैक्स नहीं है, कोई जीएसटी नहीं है। 25 किलो से ऊपर फिर कोई जीएसटी नहीं है। तो जो भी एक प्लगिंग थी, जहां रेवेन्यू लॉस था, जो लोग कुछ जो देश के फेवर में नहीं थे, उसका फायदा उठाना चाहते थे, उस लूप होल को प्लग किया। जो आम आदमी है, आम जनता है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गवर्नमेंट ने 80 करोड़ लोगों को खाना दिया, जी, 200 करोड़ टीके लगाए, जनता की भलाई में ही काम कर रही है। अंत्योदय लेकर के ही हमारी पार्टी चलती है और उसी पे चल रही है। तो कोई नया कर किसी प्रकार का लगाया नहीं गया। ये वही के वही जो खाद्य पदार्थ हैं कि उसको प्लग किया, एक लूप होल को, जिसको दुनिया एक्सप्लॉइट कर रही थी, जो कि अगर वो ब्रांडेड है। अब वो बहुत तड़प गए आप उस लूप होल से। अगर कुछ लोगों को सस्ते दाम पर खाने पीने का सामान मिल रहा था तो वो बर्दाश्त नहीं हुआ। सरकार को लगा ये कितने बड़े राजस्व की हानि हो रही है, सरकार के साथ कितनी जाती हो रही है। लेकिन मैं थोड़े दो विषयों पर और जानना चाहता हूं आपको। एक तो आपने इस विषय में बात कही, इसके संदर्भ में सुमित अग्रवाल जी को हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं, उनके पास आऊंगा। पर आपने फैसला केवल ये नहीं लिया है माननीय तायल साहब, आपके नेतृत्व वाली जीएसटी काउंसिल ने फैसला लिया ये 1000 रुपये से कम में भी जो लोग होटल में रुकते हैं उस पर भी हम जीएसटी लेंगे। अब तक छूट थी, आपने फैसला लिया ये अस्पतालों में 5000 रुपये से ज़्यादा का अगर बेड होता है तो उस पर भी हम जीएसटी लेंगे। आपसे समझना चाहता हूँ, समझ क्या लिया है आप लोगों ने? इस देश में वाकई लोगों की जेब में पैसा इतना आ गया है कि छलक रहा है, तो सरकार अपना कटोरा लगा दे रही है कि वो पैसा हमारे पास आ जाना चाहिए, बचना नहीं चाहिए किसी के पास में भी। 1000 रुपये के होटल में आजकल मिलता क्या है? जरूरतमंद लोग हैं, सरकार को उनके संदर्भ में भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लोग बीमारी में अस्पताल में जाते हैं, 5000 रुपये का कमरा किसी भी ठीक ठाक अस्पताल में आजकल सामान्य बात है। आप उसमें भी अपना मुनाफा खोज रहे हैं। एक मरते हुए आदमी के साथ में भी सरकार व्यापार करना चाह रही है। क्या यही एक संवेदनशील सरकार की निशानी है? क्या यही दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद है? क्या यही दीनदयाल जी का अंत्योदय है? क्या यही समाज सेवा का सही चरित्र है? ये जानने में बड़ी दिलचस्पी देश को है। धीरेन्द्र दयाल जी, आपके इन लोक लुभावन फैसलों के संदर्भ में भी थोड़ी दलील मिल जाए। लूप पोल रोकने के लिए आपने ये पैकेज वाले पे टैक्स लगाया, ये अस्पताल में टैक्स लगाने की नई शुरुआत जो आपने की है, और इस प्रकार से आप बाकी होटल के संदर्भ में किए। 1000 रुपये से नीचे का कमरा, मतलब 100 रुपये में कमरा मिल रहा है धर्मशाला में तो भी आपको टैक्स चाहिए, 150 रुपये में मिल रहा है तो भी आपको टैक्स चाहिए। कोई आपने ये नहीं कहा है कि 1000 रुपये तक
1000 से नीचे भी है तो अब चाहे धर्मशाला में भी रुकेंगे, सरकार को उसमें अपना हिस्सा चाहिए। तुमने रात अगर किसी पक्की छत के नीचे गुजारी है अपने घर से बाहर, तो उसके लिए तुम्हें हमें टैक्स देना ही पड़ेगा। ये नजरिया वाकई ठीक है। तो मैं क्लैरिफाई करता हूं, जो आपने इशू अभी छेड़ा है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स आपने यूज किए हैं, तो शायद आप भूल गए कि यही सरकार है जिसने आयुष्मान दिया है जी। आयुष्मान की जो फैसिलिटी दी है वो इसी सरकार ने दी है कि आपका जो भी होगा 5 लाख तक का सरकार बियर करेगी, वो इसी सरकार ने दिया, क्योंकि वो गरीब आदमी को, देश की आम जनता के पक्ष में खड़ी है। अब उसके लिए पैसा कहां से आएगा जी। हर आदमी, जब टैक्स की बात होती है तो यही बात होती है कि आप जो अमीर आदमी है उसको फेवर कर रहे हैं, उससे आप कर लीजिए, आम आदमी को दीजिए। तो जो अमीर आदमी है, जो अफोर्ड कर सकता है, जो फोर्टिस में रहता है, मैक्स में रहता है, उसका इलाज हो रहा है, उससे कुछ कर लिया जा रहा है, ताकि आयुष्मान में गरीब आदमी को जो अफोर्ड नहीं किया जा सकता, कर सकता, उसको वो दिया जाए। तो इसमें आप बताइए क्या बुरी बात है? आपको कितने अस्पतालों की जानकारी है जो आप मैक्स की बात कर रहे हैं, फोर्टिस की बात कर रहे हैं या मेदांता की बात कर रहे हैं? 5000 रुपए में घुसने के लिए भी जगह नहीं मिलती है। वहां के कमरों के जो दर हैं, एक सामान्य अस्पताल के अंदर अगर आप चले जाते हैं, 5000, 7000, 8000 रुपए मरते हुए आदमी के साथ में पहले ही इतनी जाती है। आपसे जानना चाहता हूं कितना पैसा चाहते हैं? 1,65,000 करोड़ सरकार खुद ही बता रही थी इतना कर संग्रह आया है। 1,45,000 करोड़ इस महीने का है। दयाल साहब, अपनी उदारता के संदर्भ में यही बचा है। आयुष्मान योजना कमाल की योजना दी, इस जेब से पैसे निकाले 100 रुपए, उसके बाद 50 रुपए हमें वापस कर दे रहे हैं। देखो हमारी उदारता, ये देखो हमारी दानवीरता। कुल मिला के यही नजरिया नहीं है आपका? आपका मतलब सारी सरकारों का? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूं, आप उस इतनी बड़ी स्कीम को, जो दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल वेलफेयर स्कीम है, आप उसको बिल्कुल बिलिटल कर रहे हैं। कि जो आदमी आप कह रहे हैं कि मिलता क्या है, तो कौन आदमी, जब उसको 5 लाख रुपया सरकार दे रही है तो उसका इलाज हो रहा है। जन औषधि का प्रबंध एनडीए की गवर्नमेंट कर रही है, ताकि जो आम आदमी है, जो अभी सस्ते भी किए गए, अभी ऑर्थोपेडिक एड सस्ते किए गए, स्टेंट्स को सस्ता किया गया, ताकि आम आदमी तक वो पहुंच सके। इस देश का कोई भी आम आदमी जो हेल्थ फैसिलिटी है उससे वंचित ना हो। मेरा सीधा सवाल है आनंद जी, फिर जाके मैं के पास जाऊं, उससे पहले धीरेन्द्र जी आपसे आखिरी सवाल है मेरा इस चरण के अंतर्गत। अगर आपके ये फैसले सही हैं तो फिर पहले आपने इन्हें छूट के दायरे में क्यों रखा था? क्यों आपने ये फैसला लिया था कि अस्पतालों पर टैक्स नहीं लगेगा? क्यों फैसला था कि 1000 रुपए तक के कमरों पे, होटल के संदर्भ में टैक्स नहीं लगेगा? क्यों यह फैसला लिया गया था कि ब्रांडेड अनब्रांडेड पैक्ड सामान पे टैक्स नहीं लगेगा? क्या आपको वाकई लगने लगा कि आपकी नीतियों ने लोगों की जेब में इतना पैसा दे दिया है कि अब टैक्स वसूलना चाहिए? आपने लोगों के जीवन स्तर को इतना ऊंचा उठा दिया है कि अब टैक्स लगना चाहिए। लोगों के पास इफराद में इतना पैसा आ गया है कि सरकार को अब इनसे अपना हिस्सा लेने का समय आ गया है। तो थोड़ा धीरे धीरे रोशनी पड़ जाए, क्या वाकई लोग बहुत समृद्ध हो गए? हिमांशु जी, क्लियर कर देता हूं। पहली बात, जो बात आप बार बार कह रहे हैं कि ये टैक्स लगाया गया है, मैं फिर क्लियर कर रहा हूं कि टैक्स नहीं लगाया गया। जो आम आदमी है वो दूध लूज ही खरीदेगा, वो पैकेट नहीं खरीदेगा। जो दही है वो पैक्ड नहीं खरीदेगा। जो जिस आदमी की आप बात कर रहे हैं, जिसको जनता का पीडीएस से फूड चाहिए, वो उससे नहीं खरीद रहा है, उसका ख्याल रखा गया है। दूसरा, इसको नहीं लगाया गया टैक्स को, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वहां पे वो ब्रांडेड जो था, लोग कह रहे थे मैंने रजिस्टर नहीं कराया अपना ब्रांड इसलिए मैं बच गया, वो एक लूप होल का फायदा उठा रहा था। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि पहले नहीं लगाया था, अब लगा दिया गया है। लेकिन मैं जाना तो चाहता हूं आनंद माधव जी के पास में, लेकिन सुमित अग्रवाल जी काफी देर से हस्तक्षेप कर जा रहे हैं। एक बार उनकी आपत्तियों को सुनते हैं। उन्हें लग रहा है कि धीरेन्द्र जी शायद तथ्य सही नहीं व्यक्त कर रहे हैं। जी सुमित जी। नमस्कार हिमांशु जी। देखिए, राजनीति करना तो राजनीतिक दलों का काम है। हम तो व्यापारियों का पक्ष रखेंगे और देश की जनता का पक्ष रखेंगे जी। इसमें कुछ तथ्य हैं जो कि धीरेन्द्र जी ने बताया वो सही नहीं है। पहले मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि सिर्फ केवल 2 या 3 राज्यों में ही अनब्रांडेड आइटम पे या अनाज पे या इन चीजों पे पहले टैक्स वसूला जा रहा था, वैट, जब वैट का कर प्रणाली था जी, सिर्फ 2 या 3 राज्यों में। पहली चीज जी। दूसरी बात ये बड़ा क्लियर है कि जो आप भाई साहब कह रहे हैं कि जो जनता है वो लूज खरीदती है, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि देश के कम से कम 50 से 60%, ये हमारा आंकड़ा, हमने पूरा रिसर्च किया हुआ है, 50 से 60% लोग
जो कि खास करके टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज में वो लूज सामान नहीं खरीदते हैं, वो प्री पैकेज और लेबल्ड सामान ही खरीदते हैं। तो जो वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि ये सब लोग लूज खरीदते हैं, उनको कोई असर नहीं पड़ेगा, ये तथ्य सही नहीं है। जी। एक और खास बात देखिए, अब या हम लोग अगर ये बोलेंगे कि जीएसटी काउंसिल में विपक्ष भी है, वो भी है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि विपक्ष के वहां पे राज्य वहां पे मौजूद है, उनकी क्या मजबूरी थी कि वो चुप रहे उस समय जब ये पास हुआ, जी। और आज घड़ियाली आंसू क्यों बहा रहे हैं? और अगर विपक्ष उस समय नहीं बोली, आज घड़ियाली आंसू बहा रही है, तो मैं भाजपा से ये पूछना चाहता हूं कि केंद्र सरकार के पास तो ऑप्शन होता है उसको मना करने का, अगर रिकमेंडेशन आया था तो उस पर रोक क्यों नहीं लगाई गई? तो ये पॉलिटिक्स पे जाने का कोई फायदा नहीं है। सवाल ये है कि क्यों इस तरह के फैसले को लिया गया। हमने कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने वित्त मंत्री को हमने आज सुझाव दिया है, पत्र लिखे, इसको 3 महीने के लिए एक बार स्थगित किया जाए कम से कम। ग्राउंड रियलिटी से किसी को कोई मतलब ही नहीं है। ग्राउंड रियलिटी से किसी को कोई मतलब ही नहीं है, तथ्यात्मक रूप से बात कर रहे हैं सुमित अग्रवाल जी। और सबसे बड़ी दलील तो धीरे दयाल जी की कमाल की, क्या आम आदमी थोड़े ही पैक्ड आइटम खरीदता है। आम आदमी को अधिकार नहीं है कि वो हाइजीनिक तरीके से तैयार किए गए हुए सामान को खरीदे। ये केवल बड़े लोगों के हिस्से में ही जाना चाहिए। आम आदमी को मजबूर कर दो कि अगर वो ये सपना देख रहा था कि मैं पैक्ड सामान खरीदूं, हाइजीनिक तरीके से खरीदूं, अगर मैं प्रोसेस दूध को खरीदना चाहूं, तो हमें माननीय धीरेन्द्र दयाल जी बता रहे हैं कि सरकार ने व्यवस्था कर दी है टैक्स लगा के कि अब आम आदमी मजबूर हो जाए वापस अनहाइजीनिक तरीके से चीज़ों को खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि हाइजीनिक तरीका से अगर आपको चीज़ चाहिए तो टैक्स आपको देना होगा। लेकिन मैं आनंद माधव जी के पास जाना चाहता हूँ, देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ हैं, उनसे समझना चाहते हैं। अचानक बड़े दुखी हो गए मल्लिकार्जुन खड़गे जी। ठीक नहीं कर रही है सरकार, बड़ा गलत फैसला है। पर फैसला तो जीएसटी काउंसिल में हुआ, उस काउंसिल में हुआ जिसमें आप जिन राज्यों की सरकारों का हिस्सा हैं या जहां पर आपकी सरकारें हैं वो भी प्रतिनिधि शामिल थे। और जो चंडीगढ़ में हुई बैठक के मिनट से वो बता रहे हैं कि ये सारे फैसले सर्वसम्मति से हुए। तो आनंद जी, ये जानने में बड़ी दिलचस्पी है, ये कौन सा खेल है? ये बंद कमरे में सहमति व्यक्त करके आते हैं और सड़क पर जो है असहमति के नारे लगाते हैं। क्या इस दोहरे चरित्र को, आपके इस दोहरे व्यवहार को आप मानते हैं देश की जनता समझेगी नहीं? इतना आपने मूर्ख मान लिया है, तब भी मान लिया है जब आपको 2 अंकों में समेट कर रख दिया है, पूरे विपक्ष का खेल खराब कर दिया है, तब भी आप मान रहे हैं जनता नहीं समझती आपके इस खेल को। यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ आपको कि हमारी तो सरकार मात्र 2 राज्यों में है जी। और जीएसटी काउंसिल में किसकी बहुमत है ये हम और आप सब जानते हैं जी। और वहाँ चीजें जो है वो बहस कहाँ होती है ये भी आपको पता है। चीजें ला दी जाती हैं और उसके बाद फिर कह दिया जाता है कि ये चलिए सब सम्मति से है। अगर ऐसी ही बात थी तो बार बार जो पार्लियामेंट में डिस्कशन का जो मुद्दा उठ रहा है तो उससे क्यों ये परहेज कर रहे हैं? उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा भाई, कि जो आपने इस तरह से, और जिस सरकार के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं वो तो शमशान की चीजों पे भी टैक्स लगा चुके हैं जीएसटी। इससे ज्यादा उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? आपको जानकारी है हिमांशु जी कि पिछले 25 वर्षों में आज के दिन में जो स्थिति है वो उससे सबसे ज्यादा बुरी हो गई है और एक साल में 7% से ज्यादा रुपया टूटा है। और 2014 दिसंबर से आज की अगर हम बात करें तो 25% रुपया जो है वो टूटा है उस हिसाब से लेके आज तक। तो ये जो परिस्थितियां, अच्छा ये बताइए कि ये जो बात कर रहे हैं समूचे देश में मदर डेयरी, समूचे देश में जो अलग अलग राज्यों के जो हैं कॉम्फेड, सुधा जैसे बिहार में है, यहाँ से लोग दूध दही हम तो देखते हैं रिक्शा वाला, ठेला वाला, चाय वाला, और हम के सबके सब लोग खरीदते हैं। तो क्या इनको इनसे भी आप टैक्स वसूलना आपने शुरू कर दिया? चावल तक से आपने टैक्स वसूलना शुरू कर दिया जो कि ब्रांडेड चावल नहीं है, नारियल पानी पे भी कर दिया। तो ऐसी स्थिति में आपको समझना पड़ेगा कि सरकार की मंशा किस तरह से, और बिल्कुल स्पष्ट है। अभी जो कुछ आंकड़े मैं बताऊंगा आपको, जानकारी है इस बात की जिससे हम लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो जीडीपी पर कैपिटा जो है वो भी लगातार घटते चला जा रहा है और इसके अलावा अभी आप देखिए ग्रॉस नेशनल इनकम जो है वो भी कम होता चला गया है। पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम जो है वो भी 3% के लगभग वो भी कम हो गया है। पर कैपिटा प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो भी कम हो गया है। तो ये जो रिपोर्ट, ये हमारी नहीं, ये पीआईबी की रिपोर्ट है जो मई 2022 में इन्होंने निकाली है। जो जीबीए जो है वो हमेशा लगातार हर साल जो है 2% के रेट से वो घटता चला जा रहा है, जिसको हम
ग्रॉस वैल्यू एडेड कहते हैं। जो अभी आरबीआई की एक रिपोर्ट हुई थी, शायद आपको इसके बारे में पूरी अच्छी तरह जानकारी है, उन्होंने कहा कि जो हमारी इकोनॉमी है इसको रिकवर करने में कम से कम 13 वर्ष और लगेंगे। जी अब बताइए कि जो स्थिति है उस स्थिति में ये सरकार क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है, सबके सामने स्पष्ट है। नहीं, सब स्पष्ट है आनंद जी, लेकिन मैं आपकी इस दलील के साथ इत्तेफाक नहीं रख पाया। आपने इतनी सारी बात कही कि वो जीएसटी काउंसिल में तो आप जानते हैं हमारी तो केवल 2 राज्यों में सरकार है, वहाँ पे माहौल क्या रहता है, कैसा माहौल रहता है? आप तो स्वयं प्रखर पत्रकार रहे हैं आनंद माधव जी, राजनेता तो आप बाद में बने, पत्रकार आप पहले रहे, तो सारे सिस्टम को जानते हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जीएसटी काउंसिल में असहमति व्यक्त करने के बाद भी सर्वसम्मति दर्शाई गई, मिनट्स में हेरफेर किया गया? निर्मला सीतारमण अपने ट्वीट के माध्यम से बता रही हैं कि इतने राज्य, जिसमें छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी शामिल था जहां आपकी स्पष्ट बहुमत की सरकार है, इसके अलावा तमिलनाडु, पंजाब, ये सब भी सहमति देने वाले राज्यों में शामिल थे जहां ये फैसले लिए गए। आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? आप कैसे ये स्वीकार करने से बचने की कोशिश करते थे, नहीं नहीं इस फैसले में हम शामिल नहीं है, जब आप देख रहे हैं कि जनता के स्तर पर विरोध हो रहा है, जनता के स्तर पर इसकी आलोचना हो रही है, तो तुरंत फैसले से दूर खड़े होकर आप बताने लगे देखो ये सरकार ऐसा कर रही है, हम इसमें कहीं नहीं है। ठीक है, ये देखिए हिमांशु जी, पहले एक बात आपको ये, आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं और इतने अनुभवी हैं, आपको ये बात की जानकारी है कि लगातार पेट्रोल और डीजल और गैस की कीमतों के कारण जनता त्राहिमाम कर रही है जी। सबसे ज्यादा जो असर पड़ा है वो निचले तबकों पे तो पड़ा भी है, लेकिन उसके साथ साथ जो है मध्यम वर्गीय परिवारों की कमर बिल्कुल टूट गई है। कईयों की नौकरियां चली गई हैं, कईयों की जो सैलरी है वो आधे से भी कम हो चुके हैं। ऐसे में किस ढंग से वो खींच के अपना परिवार चला रहे हैं वो कल्पना से परे है जी। लेकिन इस तरह से ये आइवरी टावर में बैठ के जो डिसीजन लेते हैं, इनको क्या परेशानी है पार्लियामेंट में? अगर इस पे बहस की बात अगर मांग हो रही है तो अगर डिस्कशन होगा तो स्पष्ट हो जाएगा ना। अगर मान लीजिए अगर हमने समर्थन किया है तो वो भी तो सामने आ जाएगा। तो आप तो इस बात को की इजाजत ही नहीं दे रहे। आप किसी भी ऐसे मुद्दे जो कि जनता का मुद्दा है, जो कि आज की आवश्यकता है, उसके बारे में तो आनंद माधव जी कह रहे हैं भाई जीएसटी काउंसिल में हमने क्या कहा उसे जाने दीजिए, आप तो संसद में उसमें चर्चा कराने के लिए तैयार होइए, संसद में सामने आ जाएगा क्या सही है क्या गलत है। बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन संसद में बहस होने से हो क्या जाएगा? संसद में बिल वो पास होता है, संसद में प्रस्ताव वो पारित होता है जिसकी बहुमत होता है। बहुमत भाजपा का है। कांग्रेस यहाँ विरोध दिखाना चाहती है, विपक्ष यहाँ विरोध दिखाना चाहता है, पर जहाँ असल फैसला होना था वहाँ साथ खड़े हो गए। उस पैसे का आना इन्हें भी अच्छा लगा और अब जनता के बीच में बता रहे हैं कि देखो हम इसके खिलाफ हैं। पर मेरे साथ आकाश जिंदल जी हैं, इनसे कर संबंधी मसले पर बात करना चाहता हूँ। और आकाश जी आपसे समझना ये चाहता हूँ, कितनी गरीबी में देश है अर्थात देश की सरकार और कितनी गरीबी में जनता, दोनों में ज़्यादा गरीब कौन है ये जानने में मेरी दिलचस्पी है। ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिसमें अस्पताल पे भी टैक्स चाहते हैं। अभी तो मुझे लगता है कि कोई फैसला ऐसा भी आ जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं होगी जीएसटी काउंसिल में कि अगर आप मुर्दे को फूकने के लिए शमशान घाट में जाएंगे तो वहाँ की सेवाओं पर भी टैक्स लिया जाएगा, तभी आप फूक पाएंगे। तो आपसे जानना ही चाहता हूँ कि हम हैं कितनी गरीबी में जिसके चलते सरकार को लग रहा है कि आपके मुंह में अगर एक दाना भी जाए तो उससे पहले आपको टैक्स चुकाना पड़ जाएगा। जी डॉक्टर साहब, मैं वही डेटा आपके सामने रखना चाहता हूं। आज की तारीख में हम सबको पता है इन्फ्लेशन जी, सीपीआई इन्फ्लेशन 7% चल रही है, जो कि बहुत हाई है। आरबीआई का कंफर्ट लेवल 4% प्लस माइनस 2% से कहीं ज्यादा है जी। उसके अलावा डॉलर का रेट आज 80 टच कर गया है, जिसका मतलब क्या है कि आने वाले समय में क्रूड ऑयल हमें महंगा मिलेगा, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल भी महंगे हो सकते हैं। ब्रेंट क्रूड ऑलरेडी $106 पर बैरल पे है। उसके अलावा एडिबल ऑयल भी 55% हम इंपोर्ट करते हैं, क्रूड 75 to 80% इंपोर्ट करते हैं, खाने का तेल तो उसके भी महंगा होने की संभावना है, बिकॉज डॉलर्स में हमें पे करना है। तो पहला आंकड़ा तो ये है कि ऑलरेडी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, आरबीआई के कंफर्ट लेवल से कहीं ज्यादा है। नंबर 2, इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना हमारे सामने क्लियर कट दिख रही है। नंबर 3, जो अभी तक डिस्कशन नहीं हुआ, आम आदमी की जो इनकम के अंदर रिसेशन आया है 2 साल कोरोना के, उसके बाद 4 से 5 महीने रशिया यूक्रेन वॉर। मैं मानता हूं कि आम आदमी की कमाई कम होने में बीजेपी या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, वो ग्लोबल प्रॉब्लम थी। बट एक चीज तो हमें जाननी होगी, समझनी होगी, आम आदमी की कमाई इस 2.5 साल की ग्लोबल प्रॉब्लम्स के समय में कम हुई है। इन्फ्लेशन बढ़ती रही है। मानता हूं पेट्रोल डीजल ये सब चीजें जो बढ़ी हुई हैं, रशिया यूक्रेन वॉर एक ग्लोबल क्राइसिस के कारण बढ़ी हुई हैं,
रोज मैं डिस्कशन करता हूं तमाम ग्लोबल चैनल्स पे, अमेरिका में इन्फ्लेशन 9.1% हो गया, 40 साल का हाई है, यूके में हाई है, बट सरकार के पास ही तो जनता रिलीफ के लिए जाएगी। मानता हूं कि आज जो इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है या लोगों की कमाई कम हुई है, उसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है, ग्लोबल प्रॉब्लम है, बट जनता सोल्यूशन के लिए तो सरकार के पास जाएगी। तो मेरे को टाइमिंग से बहुत दिक्कत है जो जीएसटी काउंसिल का ये तो डिसीजन मैं आकाश जिंदल जी आपसे बात ये करना चाहता हूँ, आप बता रहे हैं बतौर आर्थिक विशेषज्ञ कि लोगों की कमाई घटी है, पर सरकार के फैसले तो बता रहे हैं लोगों की कमाई बहुत बड़ी है, तभी तो सरकार चाह रही है कि तुम्हारी जेब में जो पैसा आया वो हमारे पास आए। आंकड़े बता रहे हैं कि सरकार की कमाई बढ़ी है, पिछले साल के मुकाबले जीएसटी के कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ बढ़े हैं, 1,65,000 करोड़। पहले सरकार इतनी बड़ी उपलब्धि बताती थी, देखो हमने 1,00,000 करोड़ के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, यहाँ उससे 165% हाइट हो गई। उसके बाद भी सरकार को लग रहा है यार पैसा ठीक नहीं आ रहा, अभी भी बहुत पैसा है जो लाया जा सकता है, रास्ते खोज रहे हैं। धीरेन्द्र दयाल जी की पार्टी नेतृत्व कर रही है उन रास्तों को खोजने में। क्या कहते हैं आकाश जिंदल जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका कैलकुलेशन गलत है, आपके पास जानकारी गलत है, आप भले ही आर्थिक विशेषज्ञ हों पर देश की सरकार से बेहतर नहीं जानकारी रखते हैं, लोगों के पास पैसा बहुत आ गया है, आपकी जानकारी में नहीं आया है? कि ऐसा तो नहीं है, एक बार अपने आंकड़ों को चेक करने की जरूरत तो नहीं है आपको कि जनता पे पैसा बहुत आया है पर आकाश जिंदल जी की जानकारी में नहीं आया है? डॉक्टर साहब, आपकी दया से दुनिया भर के टीवी चैनल्स पे आता हूं और बीजेपी की पूरी इज्जत करता हूं, मेरे मित्र धीरेन्द्र की भी। अगर कोई डेटा इनको लगता है कि कहीं डेटा पॉइंट पे कमी है तो जरूर आउट करें। बट अभी इन्होंने बात की कि कई जगह पे टैक्सेशन के लूप होल्स थे, बात वही आ जाती है चेक लीव्स के ऊपर जो है अब जीएसटी लगाया गया है। होटल का रूम 400 रुपए 600 रुपए का, उसके ऊपर जीएसटी लगाया गया है। अब देखिए, अगर किसी का कोई व्यक्ति बीमार होता है, बड़े शहर में इलाज के लिए जाता है, वहां हॉस्पिटल में अटेंडेंट को रहने नहीं दिया जाता, आसपास का सस्ता होटल का कमरा लेता है 400 रुपए का 600 रुपए का, वहां भी उसे जीएसटी देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आज की तारीख में ये मेरे हिसाब से जनता पे बोझ है। मैं तो क्लियरली जो है यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, तमाम चैनल पे आज कहा है कि इसको प्लीज रोल बैक कीजिए। जीएसटी काउंसिल से मेरी रिक्वेस्ट है। मानता हूं बीजेपी ने कोरोना में बहुत अच्छा काम किया, इसके बारे में कोई शक नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत जबरदस्त वैक्सीनेशन का कार्य किया है, गरीब भाई बहनों को अनाज दिया है। आई सैल्यूट द प्राइम मिनिस्टर फॉर दिस एफर्ट। बट आज की तारीख में इस सबको फंड करने के लिए ये जो जीएसटी काउंसिल के अंदर डिसीजन लिया गया है, मैं जो है इसको बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा। पैसा रेज करना है, आपने डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप ग्रोथ कर रहे हैं, उसके लिए और बहुत तरीके हैं। डिसइन्वेस्टमेंट कीजिए, आप ग्लोबल बोरोइंग कीजिए, आप एक्सपेंडिचर रिडक्शन कीजिए। आज के टाइम में जब इतनी हाई इन्फ्लेशन चल रही है और आपको पता है लोगों की इनकम्स नहीं बढ़ी है, तो ऐसे में ये सब एस्केलेशन मेरे हिसाब से सही नहीं है, इसका टाइमिंग सही नहीं है मेरे हिसाब से। टाइमिंग के हिसाब से इसे खारिज कर रहे हैं, थोड़ी प्रशंसा भी कर रहे हैं सरकार के फैसलों की। आकाश जिंदल जी को लग रहा है थोड़ी प्रशंसा करेंगे हो सकता है पिघल जाए सरकार, वापस कर ले, पर इतनी उदार लोग नहीं है आकाश जिंदल जी। किस गलतफहमी में है, इतनी आसानी से धीरेन्द्र दयाल जी राजी हो जाएंगे? आपको वाकई लगता है? जाके देखें जब धीरेन्द्र दयाल जी के पास आएंगे। लेकिन अभी तो सुमित अग्रवाल जी के पास जाना चाहता हूँ और सुमित जी से समझना चाहता हूँ, आम जनता पर इसका असर पड़ेगा, पर ये व्यापारियों को आम जनता की चिंता कब से होने लगी सुमित जी? व्यापारी तो अपनी चिंता में रहते हैं, आप लोग बड़े हड़ताल वड़ताल कर रहे हैं। सही बात बताइए कि ऐसा तो नहीं जो धीरेन्द्र दयाल जी कह रहे हैं आपने रास्ते खोज लिए थे मुनाफे के, उस मुनाफे पे चोट लग गई और इसलिए आप आम जनता के नाम की दुहाई देके इसके विरोध में आवाज़ें उठा रहे हैं? क्योंकि आम जनता की आवाज़ तो नेता उठाते थे, ये व्यापारी कब से आवाज़ उठाने लगे? सर हिमांशु जी, व्यापारी आज भी व्यापारी की आवाज उठा रहा है, साथ साथ में व्यापारी आम जनता, ये आप ना भूलें जी। देश में 8 करोड़ व्यापारी हैं, जिनके साथ एक व्यापारी के साथ अगर 4 व्यक्ति भी जुड़ा है तो कम से कम 35 से 40 करोड़ लोग देश के व्यापारियों से जुड़े हुए हैं, जो कि आम जनता भी है और व्यापारी भी है। पहली बात जी। दूसरी बात आप बिल्कुल ना भूलें, कोरोना काल के समय में जब देश के सारे बड़े बड़े जितने बड़े विदेशी कंपनी, ई कॉमर्स कंपनियां जब गायब हो गई थी, तो देश के व्यापारी ने अपने जान पे खेल के ये सुनिश्चित किया हर घर में अनाज हो। इस बात से आप जितने लोग यहाँ बैठे कोई भी मुकर नहीं सकता कि आपके नुक्कड़ का किराने वाला उस दिन काम आया था। तो देश के व्यापारी ने जनता की खूब सेवा करी और आज से नहीं करी है, बहुत समय से कर रहे हैं। एक बात मैं इसमें, हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग शायद निर्मला जी के ट्वीट्स में भी वो लिखा था उन्होंने, उस पर हमने चर्चा नहीं करी है। ये जो फैसला लिया गया है नॉन ब्रांडेड, अनब्रांडेड शब्द को हटा के इसके वर्ड को जो ये यूज किया गया है प्री पैकेज एंड प्री लेबल्ड। जी। नॉन ब्रांडेड, ये जो
फैसला लिया गया है, ये 100% ये बड़े कॉर्पोरेट्स के दबाव में लिया गया है। बड़े कॉर्पोरेट्स क्योंकि देश में 85% सेल्स अभी भी अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स का था जी। और ये आंकड़े हैं, उसकी वजह से कॉर्पोरेट्स को बहुत समय से कॉर्पोरेट्स को इससे बहुत दिक्कत हो रही थी और उनका दबाव जबरदस्त था, चाहे वो अलग अलग राज्य के वित्त मंत्री हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे हर जगह हो। अब ये बताइए कि देश के छोटे व्यापारी, छोटे उद्योग, छोटी फैक्ट्रियां वो बड़ी बड़ी कंपनियों से कैसे कंपीट करेंगी? जी। कैसे वो लाल किला से, बासमती से और ये अडानी से और कैसे उनसे कंपीट किया जाएगा? दूसरी चीज आपको जानकारी में लाना चाहता हूं, जो हमने जुटाए हैं देश भर से, करीब लगभग 30,000 करोड़ रुपए का स्टॉक अभी व्यापारियों के पास पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगा हुआ है, जिसकी पैकेजिंग भी गलत है, क्योंकि अब पैकेजिंग भी चेंज करनी पड़ेगी सबको। उस स्टॉक का क्या होगा? 6,000 करोड़ का पैकेजिंग मटेरियल ऑलरेडी फैक्ट्रियों में पड़ा हुआ है, उसका क्या होगा? लाखों व्यापारी अभी तक जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि वो लोग अनब्रांडेड का काम कर रहे थे, उनको जीएसटी की जरूरत नहीं थी। अब रातों रात वो जीएसटी में रजिस्टर कैसे करेंगे? तो फैसला लेने से पहले ग्राउंड रियलिटी को समझना बहुत जरूरी है। हमने वित्त मंत्री जी से साफ मांग करी है कि इसको 3 महीने के लिए एक बार स्थगित किया जाए, इस पर विचार किया जाए, और अगर ऐसा नहीं होता, हम 26 तारीख को भोपाल में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, जो कि देश की सबसे बड़ी व्यापारी संस्था है, उसका हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई है हमने, और हम इसको आंदोलन करेंगे देश भर में। देश भर में आंदोलन करेंगे। लेकिन सुमित अग्रवाल जी जमीनी दिक्कतें बता रहे हैं व्यापारियों के संदर्भ में, साथ में जन समर्थन जुटाने के लिए आम आदमी की दिक्कत का भी जिक्र कर रहे हैं। पर उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात कही वो ये कही कि कुल मिलाकर ये फैसला बड़ी कंपनियों को लाभ पहुंचाने वाला है, छोटी कंपनियों के लिए सर्वाइवल का संकट पैदा करने वाला है। तो कुल मिला के धीरेन्द्र दयाल जी आपके संदर्भ में तो पहले ही आरोप लगते हैं, आपकी पार्टी की रीति नीति के संदर्भ में आरोप लगते हैं कि आप कुछ लोगों को लाभान्वित करने के लिए बाकी सबको सड़क पर ला देने के लिए तत्पर रहते हैं। क्या एक बार आपका ये फैसला फिर उसी की पुष्टि नहीं कर रहा है? ये सवाल है। आप संवेदनशील मन के साथ सरकार चलाने का दावा करते हैं और अस्पताल पर भी टैक्स लगाने में गुरेज नहीं करते हैं। धर्मशाला में रुकने वालों से भी आपको टैक्स वसूली के संदर्भ में बड़ी इच्छा जागृत हो गई है। कैसे जायज़ ठहराएंगे अपने इन फैसलों को, अपनी इन नीतियों को? हमारे साथ में आकाश जिंदल जी बता रहे हैं आम आदमी की जेब में पैसा और घट गया है। आपको क्या होड़ मची है यार? कोरोना ने जेब काट दी, हम रह गए, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है हम भी कुछ जेब और काट दें। क्या ये भावना प्रबल हो गई धीरे जी, या मन में ये एहसास आ गया कोरोना में बहुत इन लोगों ने मुफ्त में हमसे राशन ले लिया, बहुत दवाइयाँ ले ली, बहुत टीके ले लिए, अब इनसे इसकी वसूली कर ली जाए, इसलिए फैसला ले लिया? सवाल है, क्योंकि आपका एक भी तर्क आम आदमी के गले उतर नहीं रहा है धीरेन्द्र दयाल जी। जो फैसले इस बार की जीएसटी काउंसिल में लिए हैं, हर आदमी अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। हर आदमी को लग रहा है कि आपने सीधे उसके जेब के अंदर हाथ डाल दिया है। क्या जवाब देंगे धीरेन्द्र दयाल जी? जवाब दे रहा हूं जी। देखिए, जो एक तो बात जो सुमित जी ने कही शुरू में कि जो वैट के टाइम में फूड ग्रेन पे था, टैक्स था, 2-3 स्टेट्स में था, मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा, वो बात निर्मला सीतारमण जी ने कर दी जी। वो बात है जो जिसका जवाब आनंद जी को देना पड़ेगा कि जब वो पंजाब में 2000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर रहे थे तब वो जागे क्यों नहीं। ये डेटा काफी उनके पास है, लेकिन इस डेटा का जवाब तो आनंद जी दे देंगे, आई एम श्योर। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा था वैट के टाइम की। मैं आपको रोकना चाहूंगा माननीय धीरेन्द्र दयाल जी, उसका जवाब भी आपको ही देना पड़ेगा। क्या है, 2009 में जब वो टैक्स लगाया गया था ना, तो भाजपा के समर्थन से अकाली दल की सरकार थी। माननीय आनंद जी की पार्टी तो उस समय विपक्ष की भूमिका में थी, तो आप थोड़ा गफलत कर गए सही तथ्य जुटाने के संदर्भ में। तो आपकी अकाली दल के साथ संयुक्त सरकार ने उस वैट के काम को किया था और आपको लगा कि वो ठीक काम हुआ था, इसलिए अब एनडीए की सरकार ने भी फैसला ले लिया। आपकी जानकारी के लिए आनंद जी, धीरेन्द्र जी। देख के आया हूं, ये कांग्रेस की गवर्नमेंट ही थी उस समय, तभी मैं कह रहा हूं। मैं अभी आपको अपनी टीम को बोलूंगा कि निर्मला सीतारमण जी का ट्वीट दिखाएं, जिसमें वो 2009 के हवाले से इसको दर्शा रही हैं कि 2009 से ये टैक्स लगा हुआ था। आप ये जी। मिनट के लिए मैं यही कह रहा हूं कि लेकिन वो डेटा पॉइंट गलत है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा था कि नया कर नहीं लगा है, मैं जीएसटी रजीम की ही बात कर रहा था कि जीएसटी रजीम में जहां जो कुछ व्यापारी हैं जो फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे,
जो ये कोशिश कर रहे थे कि मैं ब्रांडेड भी बेचूं लेकिन उसको अपनी ब्रांडिंग को रजिस्टर ना कराऊं, और ना रजिस्टर करवाने पे मैं उसका लाभ उठाऊं कि मेरे को जीएसटी भी ना देना पड़े और मैं ब्रांडेड भी बेचूं। वो देश के साथ एक ठगी हो रही थी, उस ठगी को रोका गया है। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। जब भी हम किसी को पैक करते हैं, आटे को हम पैक करेंगे तो 28 रुपए किलो का आटा 36 रुपए किलो हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर एक ब्रांड लग जाएगी कि ये एक्स ब्रांड का है, चाहे वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। वो आम आदमी के साथ में एक धोखा हो रहा है कि हाँ आपको अब एक ब्रांड मिल रहा है, लेकिन जो वो वही का वही ब्रांड जो है वो रजिस्टर नहीं कराने से मैं एक लूप होल का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये जो दूध दही पर आपने टैक्स लगाया है, जितने भी देश के अंतर्गत तमाम दूध के उपभोक्ता हैं वो सब पैक्ड का ही इस्तेमाल करते हैं, और आप हमें यहाँ बता रहे हैं आम आदमी तो खुले का दूध लेता है। तो कुल मिलाकर आप चाहते हैं कि ये अभी तक हाइजीनिक तरीके से प्रोसेस्ड किस्म का मिल्क जो ले रहे थे, इनको अधिकार नहीं है। ये गरीब लोग, ये आर्थिक रूप से हीन लोग, ये दरिद्र लोग, ये इतना अच्छा दूध कैसे पी सकते हैं? इनको अधिकार ही नहीं है। इनको वापस इनके औकात में लाया जाए और इनको वो दूध पिलाया जाए जो सीधे खुले में मिलता है। यही आपका भाव है? ये भी क्लियर करता हूं कि जब देखिए जो हमारी रजीम है रेवेन्यू न्यूट्रल रजीम है। जो जब जीएसटी लगा था द कॉन्सेप्ट वाज कि जीएसटी विल बी रेवेन्यू न्यूट्रल, मतलब जो रेवेन्यू सरकार को जीएसटी से पहले आता था वही रेवेन्यू सरकार को जीएसटी के टाइम पे आएगा। इट विल बी जीएसटी न्यूट्रल। जब ये 2017 में हमारी गवर्नमेंट ने बेतहाशा 350 आइटम्स के ऊपर जो वैट था वो जीएसटी था उसको कम किया, उसमें उस समय 70,000 करोड़ रुपए का सरकार को नुकसान हुआ था। और उस कारण से जब ये लॉन्च हुई थी स्कीम, उस समय जो वेटेड टैक्स एवरेज थी वो 15.5 थी जी। आज वो वेटेड एवरेज जो है वो 11.8 है, जो रेवेन्यू न्यूट्रल होने के लिए 14.4 होनी चाहिए। और यही गवर्नमेंट, आई एम सरप्राइज, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट लिया आनंद जी के साथ में, जब उन्होंने कहा कि हम रोटी की बात नहीं कर रहे, शायद तोती की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो कुछ पता नहीं वहां पे क्या करते। हम तो उन्होंने कहा एग्री कर लो, हमने एग्री कर लिया, हम क्या करते बेचारे वहां बैठ करके, लेकिन बाहर आके हम बोलेंगे गरजेंगे जी। तो वो सडनली वो पावर कहां से आई मुझे पता नहीं। वहां भी लिखवाते अपना डाइसेंट कि नहीं मैं साथ में नहीं हूं, लेकिन वहां तो नहीं लिखवाया, क्योंकि वहां तो कह रहे थे आप इसको 11.8 से 14.4 लेके जाइए, मेरे को भी पैसा चाहिए, मेरे को पैसा नहीं मिल रहा, जो मुझे मिलना था पैसा, जो कॉम्पनसेशन थी वो तो जून में खत्म हो गई। ये जो दोगलापन कांग्रेस का और ऑपोजिशन का है, ये जनता के सामने ये दोगलापन है। ये धीरेन्द्र दयाल जी आपका कहना है। एक सवाल और करना चाहता हूं, क्या आप ये साबित करने के लिए सारे राजनीतिक दल प्रण प्राण से नहीं जुट गए हैं कि देश की जनता में एहसास जाए कि जीएसटी से खराब चीज कुछ हो नहीं सकती थी? आपने बताया था 1 नेशन 1 टैक्स, तो लगा था जीएसटी आएगी, एक दर होगी, आपने स्लैब बना दिए 5%, 12%, 18%, 28%। कहाँ गया 1 नेशन 1 टैक्स? आज तक हम खोज रहे हैं। पहले कम से कम बजट आता था, साल में एक बार फैसला होता था, इस पर टैक्स लगेगा, ये बड़ा महंगा होगा, ये घटेगा। ये जीएसटी काउंसिल की बैठक के नाम पर जो तमाशा हर 3 महीने में आप कर रहे हैं और बैठ कर खोज कर निकाल रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ और बच गई है आम आदमी के इस्तेमाल की जिसपे हम अपना मुनाफा ना कूट लें। एक सामान्य किस्म के व्यापारी से भी बड़ी व्यापारी के तौर पर व्यवहार कर रही है सरकार। क्या वाकई एक लोक कल्याणकारी राज्य की यही परिकल्पना है? आप लोगों को राहत देने के लिए या लोगों को संतरास देने के लिए? ये सवाल मन में आ रहा है। हर 3 महीने में बैठते हैं, आपका हर फैसला लोगों को दुख, लोगों को तकलीफ, लोगों को दर्द, लोगों को परेशानी देने के लिए आ रहा है। क्या इसके लिए जीएसटी इस देश में लागू किया गया था? ये सवाल जहन में आता है। आपके सारे फैसले लगातार अपनी जेब भरने के संदर्भ में होते हैं। देश तो पहले भी चल रहा था, 1947 से लेकर साल में एक बार फैसला लेते थे। बड़ी ईमानदारी से सरकार को पता होता था, पूरा देश देख रहा है क्या महंगा क्या सस्ता, सरकार जिम्मेदारी से व्यवहार करती थी। जीएसटी काउंसिल में तो लगता है कोई जवाबदेही नहीं है, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। 25-30 लोग बैठते हैं, एक फैसला लेते हैं, जारी कर देते हैं, हम लोग केवल चिल्लाते रह जाते हैं। कुछ कहेंगे? हिमांशु जी, ये 25-30 लोग जो हैं, क्या ये सिर्फ सरकार के हैं? नंबर 1 जी, ठीक है। दूसरा, इतने बड़े देश में क्या आप ये सोचते हैं कि इतने बड़े देश में
एक मिनट में जीएसटी लागू होगा और एक ही दर लागू हो जाएगी, या ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस होगा? इमेजिन कीजिए कि सरकार ने एक ही दर कर दी होती, ठीक है, एक ही दर हो जाती सारी सब चीजों की, तब उस समय ये आता कि भाई साहब ये ऐसा नहीं होता, आप तो डिक्टेटोरियल हैं, ये चीजें इतने बड़े देश में अगर इंप्लीमेंट होनी है तो धीरे 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 ये एक तरफ चलेंगी, और अब सबको साथ में लेकर के चलिए। ये सरकार अपने आप से भी कर सकती, सबको साथ में लेकर के क्यों चल रही है? क्योंकि ये सरकार है जो सबको साथ में लेकर के चलती है और एक एम की तरफ चल रहे हैं। मैं भी एक व्यापारी हूं, सुमित जी मेरे यहां बैठे हैं, उन्होंने हवाला दिया कि हम लोग कितने लोगों से जुड़े हैं। आज आप किसी व्यापारी से पूछिए, जब उस समय ऑपोजिशन हुई थी जीएसटी की, आज किसी व्यापारी से पूछिए कि क्या वो जीएसटी से खुश है या दुखी है। हर व्यापारी एक आवाज में आपसे कहेगा मैं जीएसटी से खुश हूं। नाखुश कौन है? नाखुश ऑपोजिशन है जो सुकड़ती जा रही है। आज आनंद जी कह रहे हैं मैं 2 राज्यों में हूं, वो भी पता नहीं कब तक हैं, और वहां पे कुछ तो सुमित अग्रवाल जी भी क्या कांग्रेस का हिस्सा हो गए या विपक्ष का हिस्सा हो गए, जो बोल रहे हैं कि 26 तारीख से आंदोलन करने जा रहे हैं सड़क पर? समझने की कोशिश करता हूं। सुमित जी आपसे जानना चाहता हूं, ताज साहब अभी भी अड़े हुए हैं, जो कुछ भी किया जा रहा है देश हित में किया जा रहा है, जो कुछ भी किया जा रहा है देश के लोगों की भलाई के लिए किया जा रहा है, और हर तरफ आनंद ही आनंद है। बस आनंद माधव जी को आनंद नहीं है, बाकी सबको आनंद है। तो थोड़ा बताएं सुमित जी, जीएसटी वाकई इतने फायदे का सौदा साबित हुआ है? हिमांशु जी, जैसे भाई साहब ने बताया, कायल साहब ने, कि जब जीएसटी लागू होने से पहले जी हम लोग जेटली साहब से मिले थे जी, और जेटली जी की सोच, उनकी जो भावना थी जीएसटी को लेके, वो हमें बहुत अच्छी लगी थी। और जेटली जी ने हमें आश्वासन दिया था कि ये बिल्कुल भी किसी भी तरीके से व्यापारी के ऊपर दबाव नहीं डालेंगे हम जी, और व्यापारी इसका सबसे बड़ा टैक्स कलेक्टर होगा, पॉइंट ऑफ कलेक्शन इसका ट्रेडर है, जो कि देश के छोटे छोटे खुदरा व्यापारी सबसे बड़े टैक्स कलेक्टर है जीएसटी की। सब लोग इस बात को स्वीकार करेंगे क्योंकि अल्टीमेट पॉइंट ऑफ सेल तो व्यापारी है। धीरे धीरे जब शुरू हुआ जीएसटी आया तो हमने इसका बहुत समर्थन किया, और हमने समर्थन हमेशा किया, और इसको हमने हर जगह, हर गांव तक लेके गए, हम लोगों को हमने समझाया जी। पिछले 5 सालों में 1100 अमेंडमेंट आ चुके हैं जीएसटी में जी। दिन पर दिन ये जटिल होता जा रहा है, दिन पर दिन, और शिकंजा ऐसा कसता जा रहा है कि कुछ समझ से बाहर हो गया। अब हम बात करेंगे, अगर मान लीजिए एक कोई अनाज का व्यापारी है जो महीने में, अगर ये मान लीजिए कितना माल बेचता होगा, अगर छोटा व्यापारी जो अपने मोहल्ले में जो व्यापारी होता है, अगर मान लीजिए वो महीने भर में 10 लाख रुपए का माल भी बेच लेता होगा जी, ठीक है, हम एक एस्टिमेट बात कर रहे हैं, नॉर्मल बात कर रहे हैं जी। इन कामों में मार्जिन कितना होता है हिमांशु जी? मुश्किल से 2 से 3% जी। अब मुझे ये बताइए, जो जीएसटी का ओरिजिनल स्वरूप था जिसका हमने समर्थन किया था, और आज के स्वरूप में बहुत फर्क आ चुका है जी। अब ये बताइए, 25-30 हजार 50 हजार रुपए महीने कमाने वाला व्यापारी क्या जीएसटी का फॉर्म भर सकता है? क्या वो जीएसटी के वेबसाइट पे जाके, क्या वो उस तरीके से उसको कर सकता है अपलोड? क्या वो हर महीने, हर क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकता है? उसको रखना पड़ेगा किसी सलाहकार को, टैक्स कंसल्टेंट को, या कोई एडवोकेट को जी। वो पैसे कहां से लाए उसका? नहीं तो वो जो मुनाफे में कमाएगा 2% 3%, वो उस सलाहकार के लिए तो कमाएगा सुमित जी। यही तो कुल मिलाकर नजरिया है। तो कुल मिलाकर ये परेशानी जो सुमित जी बता रहे हैं, बात मजाक के तौर पर कही गई, लेकिन वो यथार्थपरक है कि सामान्य व्यापारी समझ नहीं पा रहा है कि वो जाए कहाँ, आम उपभोक्ता समझ नहीं पा रहा है वो जाए कहाँ, और सरकार तय नहीं कर पा रही है कि कितना और ना कमा ले, चाहे वो राज्यों की है चाहे वो केंद्र की है। सब एक कमरे के अंदर बैठते हैं। हमारे साथ अभी दीनदयाल जी बोल रहे थे कि वो 25-30 लोग क्या सरकार के ही हैं और किसके हैं? गैर सरकारी आदमी उस बैठक में होता कौन है? जो जीएसटी काउंसिल है वो केवल और केवल सरकारी तो है, राज्य और केंद्र के प्रतिनिधियों की, और सारे मिलकर कुल मिलाकर देश की आम जनता की जेब में पड़े हुए पैसे को अपने राजकोष में लाने के लिए प्रयत्नशील है। इसी को लेकर तो हमारी शिकायत है। हमारी शिकायत भाजपा से थोड़ी है, हमारी शिकायत कांग्रेस से थोड़ी है, हमारी शिकायत शिवसेना से थोड़ी है। हमारी तो शिकायत जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं और उनकी इस मंशा के संदर्भ में कि उन्हें लग रहा है कि देश की जनता पे पैसा बहुत आ गया है, इसलिए वो पैसा वो हमारे पास आना चाहिए। मेरे साथ में आनंद माधव जी हैं। आनंद जी, इस जवाबदेही से कैसे अपने आप को मुक्त करेंगे? कैसे विपक्ष अपने आप को साबित करेगा? संसद में चीखने का अर्थ हो जाएगा कि आप बेकसूर हैं, या अब आप कम से कम जीएसटी काउंसिल में असहमति के स्वरों की भी कोई आवाज बनेंगे? ये आपसे सवाल है। ऐसा नहीं है कि वहाँ असहमति के सुर नहीं आए हैं, बिल्कुल असहमति के सुर आए हैं। और सबसे बड़ी बात, आप एक बात देखिए हिमांशु जी,
ये जो जीएसटी जब से लागू हुआ है जी। तब से इसमें कितने परिवर्तन हुए हैं। जी। ये 250 से 300 के करीब परिवर्तन हो गए हैं। तो जी। जिसकी बुनियाद ही गलत हो उसमें तो हमेशा गलत ही होगा ना। जी। मतलब कोई ऐसा है कि मान लीजिए आपने कहा एक देश एक कानून, आपने कहा एक देश एक होगा, लेकिन आप देखिए कि क्या स्थिति हो गई है कि जीएसटी में पिछले जब से लागू हुआ है तब 250 के करीब इसमें परिवर्तन हो चुके हैं और कल क्या परिवर्तन होंगे इसकी भी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। दूसरी बात आप देखिए कि जो इन्फ्लेशन जिस ढंग से बढ़ता चला जा रहा है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो या गैस हो, इसकी भी जो दर जो है लगातार बढ़ते चली जा रही है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? और आप पैसे पे पैसे वसूलते चले जा रहे हैं। आपने 25 लाख करोड़ से ज्यादा आपने पेट्रोल पे वसूल किए। आपने जीएसटी पे हर साल आप खुद ही हिसाब दे रहे हैं कि हम इतने लाख करोड़ रुपया वसूल कर रहे हैं। तो आपने जो कोरोना में जो आपने ये जो वैक्सीन का जो अपना ये फोटो चिपका के लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कर क्या रहे हैं यही समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल जिस चीज की बुनियाद गलत हो वो आगे तो गलत ही होगा ना। बुनियाद गलत हो तो आगे तो गलत हो गई ना। ये आनंद माधव जी की दलील है और ये दलील काफी हद तक सही भी लगती है। जीएसटी के नियमों में जिस कदर परिवर्तन लगातार हो रहे हैं उससे सवाल उठता है कि जब लागू किया जा रहा था तो क्या अध्ययन ठीक नहीं था? क्या उस समय देश की जरूरतों के संदर्भ में आकलन ठीक नहीं था? क्या देश की परिस्थितियों पर उस समय विचार नहीं किया गया था? क्या देश की जरूरतों के संदर्भ में उस समय विचार नहीं किया जाता? तो इन सवालों को लेकर उत्तर किससे लूं? आकाश जिंदल जी मेरे पास है, इतने बड़े आर्थिक सलाहकार है, उन्हीं से पूछ लेते हैं क्या किया था देश की सरकार ने उस समय, जो अभी संशोधन पे संशोधन हर बार किए जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब, आपने संशोधन पे संशोधन कर रहे हैं, बट जिस संशोधन की देश की जनता और मैं आकाश जिंदल वेट कर रहा हूं वो संशोधन नहीं आ रहा है। मैं याद दिलाना चाहूंगा अपने मित्र तायल जी को और कांग्रेस के प्रवक्ता को भी, सितंबर 2021 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी। एजेंडा था जिसकी इंतजार हम महीनों से सालों से कर रहे थे कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाया जाए। अभी बात हुई कि कई अमेंडमेंट्स हुई हैं, जनता के फायदे के लिए हो रही है। वो अमेंडमेंट उस दिन होनी थी, वोटिंग हुई, बीजेपी से हमारे मित्र बैठे हुए, कांग्रेस से हमारे मित्र बैठे हुए, सुबह से लेकर शाम तक 4 बजे से 6 बजे तक मैं कई नेशनल चैनल्स पर बैठा था, इंतजार कर रहे थे कि आज, और बीजेपी के कई नेता उससे पहले जब मेरे साथ टीवी शोज में होते थे कहते थे कि जीएसटी में पेट्रोल डीजल को लाएंगे, पेट्रोल डीजल सस्ता करेंगे, लेकिन पेट्रोल और डीजल जीएसटी में उस दिन नहीं आया। तो वो जो अमेंडमेंट हमारे फायदे के लिए होनी थी, और उसमें मेरा सवाल दोनों से है, वोटिंग जो है उसमें वोटिंग हुई थी, क्या कांग्रेस की स्टेट गवर्नमेंट्स ने पेट्रोल डीजल जीएसटी में आ जाए उसकी फेवर में वोटिंग की थी? मेजॉरिटी वोट्स, सबसे ज्यादा वोट्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती हैं, और बीजेपी की कई स्टेट्स में रूल है, क्या इन्होंने फेवर में वोट की थी? तो मैं ये जानना चाहता हूं सबसे पहले तो जो ये संशोधन होते रहे हैं, उन संशोधनों में जिस दिन वो नंबर था कि आम आदमी का, देश के कॉमन मैन का फायदा होना था, जिससे इन्फ्लेशन बहुत रिड्यूस हो जाती, और आज ये 7% का डेटा कहीं ना होता। पेट्रोल डीजल का हम सब जानते हैं इन्फ्लेशन के ऊपर। आगे मेरा एक सीधा सवाल है, संशोधन की जरूरत कहां करने की जरूरत है? नियमों में संशोधन की जरूरत है या नियत में संशोधन की जरूरत है? इस पे कोई टिप्पणी करना चाहिए। नियत क्या है यह महत्वपूर्ण है या नियम क्या है यह महत्वपूर्ण है? नियत में गड़बड़ है इसलिए नियमों में परिवर्तन है, क्या कहते हैं? देखिए, मेरा तो सीधा सवाल है, जब उस समय आप चेंज कर सकते थे क्यों नहीं चेंज किया गया? क्या इसलिए नहीं चेंज किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी टैक्सेस का इनफ्लो कम होता, उससे स्टेट्स के पास भी टैक्सेस का इनफ्लो कम होता, और उस दिन वोटिंग हुई थी। अभी तो बातें हो रही है सर्वसम्मति की, उस दिन वोटिंग हुई थी। तो मैं ये जानना चाहता हूं किस किस ने फेवर में वोट डाले थे? क्या कोई ऐसी स्टेट गवर्नमेंट थी या सेंट्रल गवर्नमेंट थी जिसने फेवर में वोट डाले थे? तो जिस दिन जनता को रिलीफ देने का मौका था उस जीएसटी के प्लेटफॉर्म की, जिसकी इंतजार बरसों से की जा रही थी, और मैं एक चीज आपको बताता हूं, तमाम टीवी शोज में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के प्रवक्ता बताते हैं हाँ जीएसटी में लाने को हम तैयार हैं। अरे जीएसटी में लाने को तैयार है व्हेन यू हैड ऑल द अपॉर्चुनिटी टू डू दैट, व्हेन यू हैड द राइट टू डू वोटिंग, व्हाई डिडंट ऑल ऑफ यू अवेल ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी? तो ये जो संशोधन होते हैं ये इसीलिए होते हैं कि 1000 रुपए से कम के कमरे पे टैक्स लगा दिया जाए, हॉस्पिटल में जो है 5000 रुपए ऊपर के बेड पे टैक्स लगा दिया जाए, चेक लीव्स के ऊपर टैक्स लगा दिया जाए। जो संशोधन जनता को डायरेक्ट फायदा कर सकता है वो वाला संशोधन कब आएगा? दोनों पार्टियों से मेरा निवेदन है। ये निवेदन है आकाश जिंदल जी का, लेकिन मैं एक पहलू पर सुमित जी की टिप्पणी चाहता हूं। एक फैक्ट ये आ रहा है सुमित जी इसमें कि अगर आप जो ये खाद्य पदार्थ है, अनाज है,
ये अगर 1 किलो 2 किलो या 5 किलो के हैं तो जीएसटी लगेगा, लेकिन अगर ये 25 किलो से ज़्यादा का होगा तो टैक्स नहीं लगेगा। ये क्या मामला है? इसके संदर्भ में थोड़ा सा स्पष्टता आएगी क्या? कई मैंने अखबारों में पढ़ा, कई डॉक्यूमेंट्स में पढ़ा, ये बार बार स्पष्टीकरण दिया जा रहा है, इसे थोड़ा समझाएंगे? बिल्कुल हिमांशु जी, इस पर स्पष्टता आ गई है और ये स्पष्ट हो गया जो लीगल इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स के हिसाब से 25 किलो का पैक मतलब वो रिटेल पैक है जी 25 किलो तक का जी। और 25 किलो से ऊपर है वो होलसेल पैक है जो कि रिटेल की दुकानों में नहीं बिकता जीएसटी कमेटी के हिसाब से। तो 25 किलो तक के जो भी पैक है उसके ऊपर ये टैक्स लागू है, 25 किलो से ऊपर के जो पैक है उस पर ये टैक्स लागू नहीं होगा। तो मेरा आपसे जानना यह है सुमित जी, इस बात को समझने के लिए कि अगर मैं आम उपभोक्ता की दृष्टि से दुकान पर जाऊं और कोई 30 किलो का आटे का पैकेट लूं तो वो बगैर जीएसटी के मैं लेके आ सकता हूं, लेकिन अगर मैं 5 किलो का पैकेट लेता हूं तो मुझे जीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा। क्या मैं सही हूं या मैं गलत हूं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल आपने सही समझा है इसको। तो मैं फिर धीरेन्द्र तैल जी आपके पास जाना चाहता हूं कि आपकी सरकार है किसके लिए? आम आदमी के लिए या अमीरों के लिए? ये 2 किलो 5 किलो का राशन वो खरीदता है जिसकी जेब में पैसे नहीं होते हैं। जो सेठ होते हैं वो 30 किलो 60 किलो और 100 किलो खरीदते हैं। आपका फैसला नहीं बताता कि आप अमीरों को राहत देने के लिए प्रयत्नशील हैं और गरीब की लंगोटी तक उतार देने के लिए प्रयत्नशील हैं। क्या कहते हैं धीरेन्द्र जी? 1 किलो वाले से आपको जीएसटी चाहिए, पर 30 किलो अगर खरीदने के लिए व्यक्ति गया है तो उससे आपको जीएसटी की जरूरत नहीं है, उसमें आपको कोई लूप होल दिखाई नहीं देता है। क्या कहेंगे इस पर? मैं समझा देता हूं जी इसको, जो बात अभी नहीं समझाई गई कि इसमें क्यों किया गया है। अब आप समझिए कि जो वो होलसेल पैक है, वो होलसेल पैक कौन खरीदेगा? दुकानदार खरीदेगा। वो कहीं से लेके आएगा होलसेल पैक। अगर उसके ऊपर वो जीएसटी देकर के आएगा और उसके बाद वो लूज बेचेगा तो जीएसटी तो उसके ऊपर लग चुका ऑलरेडी। तो आगे जिसको उसने लूज बेचना है, उसको बोरी को खोल करके बेचना है, उसको वो तो ऑलरेडी इनडायरेक्टली जीएसटी दे चुका, उसको आप बिना जीएसटी के कैसे पहुंचाएंगे? अब अगर वो 50 किलो की 100 किलो की बोरी लेकर के आता है, उसको खोल करके बेचता है, तो जो सबसे गरीब से गरीब आदमी जो लूज खरीद रहा है, वही वाला आदमी जो आप कह रहे हो जो 1 किलो 2 किलो खरीदता है, उसको लूज खरीदता है, उसको उसके ऊपर जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। बड़ा कंफ्यूजन है धीरेन्द्र जी। जो 50 किलो का लेकर आया वो जीएसटी चुका कर आया है। अगर जीएसटी दे चुका तो उसने तो अपनी कीमत को लूज में बेचते हुए शामिल ही कर लेना है, तो आदमी को राहत कहाँ मिली? और अगर जो बात सुमित जी समझा रहे हैं तो उस हिसाब से फिर राहत तो केवल बड़े आदमी को मिली। लेकिन कुल मिलाकर ये है एक मर्म की बात, क्या इस देश की सरकार के पास में राजस्व इकट्ठा करने के लिए अब रोटी ही एक सहारा बची है जो आम आदमी की जरूरत है? क्या आम आदमी के निवाले को टैक्स के दायरे में लाए बगैर इस देश में सरकार का चलना संभव नहीं है? क्या इस देश के तमाम राज्य अगर आम आदमी के निवाले को अपने कर राजस्व का हिस्सा नहीं बनाएंगे तो दिवालिया हो जाएंगे? इस पर विचार करने की जरूरत है। सारी सरकारें ये बताती कि हम जनता के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। ये कौन सा काम का तरीका है जिसमें आप दूध में बच्चों को पिलाए जाने वाले मिल्क पाउडर को भी टैक्स के दायरे में लाना चाहते हैं? आप दूध के पैकेट को भी जो है टैक्स के दायरे में लाने के लिए संकल्पबद्ध हो गए, और साथ ही साथ आटा, चावल, दाल, इसके संदर्भ में भी आपको लगता है कि अगर ये आपकी थाली का हिस्सा बन रहा है तो इसमें भी आपको हमें टैक्स देना चाहिए। सरकार के लिए ये संवेदनशील विषय होना चाहिए, कोई ऐसा फैसला लेना चाहिए ताकि जनता के बीच में ये संदेश बना रहे कि अभी भी लोक कल्याण इस देश के लोकतंत्र का मूल आधार है। अगर मुनाफाखोरी ही कुल मिलाकर हमारे लोकतंत्र का आधार है तो फिर पुराने जो शासन व्यवस्थाएं थी उनमें बुराई क्या थी? मुनाफे से बचकर लोगों के कल्याण की भावना सरकार का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्या सरकार इस उद्देश्य के संदर्भ में ध्यान देगी? और जीएसटी काउंसिल के फैसले क्या सरकार की इस मंशा का प्रतिनिधित्व करेंगे, जानने में हमारी दिलचस्पी रहेगी। ताज़ा मामला तो केवल इतना ही है जिसके संदर्भ में ताजा साहब जितना भी इंकार करें, चाहे आनंद माधव जी जितना भी इंकार करें, पर जीएसटी काउंसिल के फैसले ने जनता के विश्वास को तोड़ा है। इस विश्वास को बहाल करने के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। जो बात सुमित अग्रवाल जी कह रहे हैं या आकाश जिंदल जी, क्या इनकी बात को सुना जाएगा, जानने में हमारी दिलचस्पी है। आज सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। तो हमारी पंक्तियां इस देश की आवाज़ को समर्पित ये कहती हैं कि ऐसी महंगाई है कि चेहरा भी बेच के अपना खा गया कोई। ऐसी महंगाई है
कि चेहरा भी बेच के अपना खा गया कोई, अब वो अरमान है ना वो सपने, सब कबूतर उड़ा गया कोई। कैफे आजमी ने जो ये दर्द व्यक्त किया है, ये हर आदमी की जुबान पे है। इस दर्द को सुनने की जरूरत है। क्या सरकारें इस दर्द को सुनेंगी? देखते हैं। और अब मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए सादर प्रणाम।